Presentation on Political Science, presented by Mr. William Sir. Chapter 6, Organs of Government, सरकार के अंग। सरकार को राज्य का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि पूरे राज्य का कार्य इनके संबंधित अंगों और उप अंगों के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। जैसा सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सुव्यवस्थित करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार सरकार पूरे राज्य के कार्यों को सुव्यवस्थित करने का काम करती है। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जिसको हम जुडिशियरी कहते हैं। पहला व्यवस्थापिका या विधायिका लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव एवं तीसरा न्यायपालिका जुडिशियरी। ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। यदि सरल भाषा में हम इनके कार्यों को जानना चाहेंगे तो इस प्रकार होंगे। व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव बॉडीज या लॉ मेकिंग बॉडी हम कह सकते हैं, जिसका प्रमुख कार्य होता है कानून का निर्माण करना और इसे पारित करना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, पारित कानूनों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका वालों के पास होती है। तीसरा जुडिशियरी, न्यायपालिका, कानूनों की व्याख्या करना और उल्लंघन करने वालों को दंड निश्चित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास होती है। इन तीनों अंगों के बीच के संबंध सरकार के स्वरूप पर निर्भर करती है। संघात्मक या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में तीनों अंगों के बीच सीमित संबंध होते हैं। संघात्मक या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में तीनों अंगों के बीच सीमित संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का जो सरकार है या अमेरिका की जो सरकार है वह सरकार इन नियमों के आधार पर चलती है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली में 2 अंगों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में 2 अंगों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड और भारत, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए भारत और इंग्लैंड एवं आदि देशों में। शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादक आविष्कारक जो थे फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वे अपनी किताब में शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाया है।
मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के रहने वाले थे और उस समय के जो तत्कालीन सम्राट लुई द 14 वे कहा करते थे, मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। क्या कहा करते थे? मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। इस वाक्य का तात्पर्य यह होता है कि सरकार की जो तीनों शक्तियाँ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होना। जैसे लुई द 14 वे कहा करते थे, लुई द 14 में सरकार की तीनों शक्तियाँ उनके हाथ में होती थी। यदि ऐसा होने पर नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वे खतरे में पड़ सकती है। और इसी के फलस्वरूप सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में देखा जाता है। और इस फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक ब्लैकस्टोन, जो ब्रिटेन के थे, मेडिसन, हैमिल्टन अमेरिका के थे, इन लोगों ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का जोरदार समर्थन किया था। शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है, इसके लाभ, हानि या गुण अवगुण या पक्ष और विपक्ष, उनको हम बारी बारी पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी से क्या लाभ हुए, क्या लाभ होते हैं और इस थ्योरी से क्या हानियाँ होती है। पहला जो सबसे बड़ा लाभ है, स्वतंत्रता की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकारों में से एक आता है। यदि सरकार की तीनों शक्तियाँ एक व्यक्ति में, एक शासक में निहित हो जाती है तो राजा या शासक वर्ग निरंकुश और स्वेच्छाचारी बन सकता है और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वह खतरे में पड़ सकती है। निरंकुश या स्वेच्छाचारी कहने का अर्थ है राजा या शासक वर्ग जो चाहेंगे वे अपनी इच्छा से कर सकते हैं। नागरिक उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई का निर्णय खुद शासक या सम्राट ही केवल कर सकते हैं। डायग्राम में देखा जा सकता है, शासक है, कानून बनाने का कार्य भी वही करता है, कानूनों को कार्यान्वित करने का काम भी वही कर रहा है और न्याय करने का काम भी एक ही व्यक्ति कर रहा है। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो नागरिकों की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। कार्यभार में हल्का होना। यदि शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को हम लागू करते हैं तो सरकार के जो कार्यभार हैं उनमें हल्कापन आ सकती है। सरकार के कार्य व्यापक होते हैं। यदि सरकार के कार्यों को विभाजन करके संपादित किया जाए तो वे अंग अपने अपने अधिकार या शक्ति के आधार पर काम करेंगे, जिससे शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल सकती है। तीनों अंग अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। तीनों अंग अपने कार्य
क्षेत्र के अंदर में रहकर काम करेंगे। इससे सरकार का जो कार्य है वो हल्का हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कार्य कुशलता में वृद्धि। तीनों अंगों के कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए तीनों अंगों के कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए तीनों प्रकार के गुणों का होना भी अति आवश्यक है। एक न्यायाधीश अच्छा प्रशासक होगा ये कहना आवश्यक नहीं है। एक ही व्यक्ति में तीनों गुण नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्षमता के आधार पर, कार्यकुशलता के आधार पर यदि कार्य क्षेत्र दिया जाए, कार्य करने के लिए अनुमति दी जाए, तो उसके परिणाम या उनके कार्यों में गुणवत्ता आ सकती है। कार्य बेहतर हो सकते हैं, कार्य अच्छे हो सकते हैं, नतीजे अच्छे निकल सकते हैं। संघर्ष में कमी, नो इंटरफियरेंस ऑन ईच अदर वर्क्स। यदि कार्यों का विभाजन किया